लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे 35 द्वीपों का समूह है। बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा है। लगभग वहाँ पे जमीन का जो टुकड़ा है औसतन तमाम जमीनों को जोड़ा जाए तो लगता है कि 34 एकड़ के आसपास में जमीन है, जिसपे 60 से 70 हजार की पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। और ऐसे में लक्षद्वीप आइलैंड को इंडिया का यूनियन टेरिटरी माना जाता है। फिर आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड में खुद की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड के जो अभी तत्कालीन सांसद हैं वो एनसीपी के हैं, वो पहले हैं। दूसरा हुआ वहाँ का पंचायती सिस्टम है, जो पंचायती सिस्टम पंचायती चुनाव होता है जहाँ पे सरपंच बनते हैं, फिर वो लोग अपना देखते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो अपने किसी एक आदमी को वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं एडवाइजरी के तौर पे गवर्निंग के लिए, उनके देख रेख में काम होता है। तो टोटल 3 लोग हैं जो गवर्निंग बॉडी हैं जिनके देख रेख में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड फलता फूलता है, विकास कर रहा है। अब ऐसे में हमें सोचना और समझना चाहिए कि पिछले 2 दिनों से हुआ क्या है। तो ध्यान से सुनिए अब क्या हुआ है ये बताएंगे। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अब क्या हुआ है ये बताएं, इससे ज्यादा जरूरी है प्रफुल्ल पटेल जिनका नाम मैं लिया हूँ, इनके इतिहास, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना। हमने इनकी जन्म कुंडली निकालने की कोशिश की, तो ध्यान से सुनिए कि क्या है पूरा मायरा। 20 दिसंबर 2020 के पहले लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन तमाम अलग अलग जितने भी इंडिया के यूनियन टेरिटरी थे, आइलैंड थे, वहां पे जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे एडवाइजरी कमेटी के जो हेड होते थे, जो गवर्निंग बॉडीज वो देखते थे, वो आईएएस और आईपीएस होते थे। लेकिन 20 दिसंबर 2020 के बाद लक्षद्वीप आइलैंड में प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया कि इनके देख रेख में लक्षद्वीप अब विकास करेगा। अब ये प्रफुल्ल पटेल कौन है, इनके बारे में आपको बताएं कि गुजरात के सुनसान गलियों से निकला हुआ एक नौयुवा 2007 में सबसे पहले गुजरात की राजनीति में एंट्री करता है और 2007 में वो गुजरात से एक विधानसभा सीट से एमएलए बनता है पहली बार। और देखते देखते उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ठीक इस दरमियान 2010 में जो हमारे देश के अभी गृह मंत्री हैं, उस वक्त वो गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह जी, मोटा भाई के नाम से उनके चाहने वाले उन्हें बुलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुलाना भी चाहिए, वो प्रेम है तो प्रेम महसूस होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, हमें इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो 2010 में जब अमित शाह जी को सीबीआई ने अरेस्ट किया और उन्हें केस में सम्मिलित पाए गए, तो इसके बाद प्रफुल्ल पटेल को नरेंद्र मोदी ने गुजरात का होम मिनिस्टर बनाया। ध्यान से अब सुनिएगा। फिर 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नौयुवाओं ने स्वीकार किया, उस वक्त प्रफुल्ल पटेल को दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है यहां का बनाया गया इंचार्ज एडवाइजरी कमेटी के देखरेख में, जो अभी अब तत्कालीन पोस्ट पे लक्षद्वीप आइलैंड को देख रहे हैं। और यही नहीं, यहां के साथ साथ 2019 में अंडमान एंड निकोबार को मर्ज कर दिया गया और फिर से मर्ज करने के बाद इन दोनों का एक सुप्रीम बॉस बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और संजोग देखिए कि वो भी प्रफुल्ल पटेल ही थे। तो मतलब अब सोचना ये चाहिए कि क्या हमारे देश में आईएएस और आईपीएस की कमी हो गई थी कि उनको जो है वो सुप्रीम पावर ना दे करके प्रफुल्ल पटेल को एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखने वाली शख्सियत को बनाया गया। समझदार आदमी समझ गए होंगे कि इन्हें क्यों बनाया गया, जो नहीं समझे होंगे उन्हें हम खोल के समझा देते हैं, क्योंकि इसमें पता ही है आपको कि हम लोग डर से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि वहां पे जो एमपी का चुनाव हो या वहां पे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इसमें बीजेपी का दबदबा रह सके।
बीजेपी का दबदबा कैसे रहे कि जब उनका कोई आदमी गवर्निंग बॉडी में होगा, वो देख रेख करेगा, तो कुछ न कुछ चांसेस एडवांटेजेस हैं वहां पे सत्ता में आने के लिए बीजेपी को। तो इसके लिए बनाया गया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब सुनिए कि इनको बनाए जाने के बाद वहां पे क्या क्या घटनाएं घटी। दादरा नगर हवेली में दमन दीव के नजदीक सी कोस्ट के किनारे एक साथ 90 मछुआरों के घरों को बुलडोजर से ढहवा दिया गया, ये कहकर कि दमन एंड दीव में डेवलपमेंट होगा। जब वो सभी मजदूर पहुंचे वहां के सांसद के पास और सांसद के सामने उन्होंने गुहार लगाया, तो सांसद ने उनकी आवाज को बुलंद किए। वो कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर साहब ने कहा कि पीएम आवास केयर से जो पैसे हैं आते हैं, जो फंड है, उनके तहत इनका भवन का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ 7 साल से सांसद रह चुके दमन एंड दीव के मुंबई के एक होटल में उन्होंने सुसाइड कर लिया 2016 में, और 25 पन्नों का सुसाइड नोट मिला जिसमें यह कहा गया, उन्होंने साफ साफ लिखा कि प्रफुल्ल पटेल जी ने 25 करोड़ रुपए का दावा ठोका, क्लेम किया और बोला कि इतने पैसे हमें दो वरना तुम पे अलग अलग केसेस इंपोज करवा करके तुमको जेल में डलवा दिया जाएगा, और इसलिए मैं मेंटली हरेस होकर के, परेशान होकर के सुसाइड कर रहा हूं। बात यही नहीं रुकता है। अब लक्षद्वीप में क्या हुआ इनके एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद, ध्यान दीजिए। लक्षद्वीप में जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटर बने प्रफुल्ल पटेल साहब, इन्होंने सबसे पहले जो लक्षद्वीप के 4 मेन सेक्टर थे जिसपे पंचायती राज सिस्टम का कंट्रोल था, इन्होंने वहां से कंट्रोल को लेकर के अपने अंडर में ले लिया। नियम को संशोधन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पास भी कर दिया। और क्या क्या 4 था? फिशरीज मतलब मछली उत्पादन का काम, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सरीज, ये जो 4 मेन सेक्टर थे, इनको वहां के पंचायती राज सिस्टम से छीन करके एडमिनिस्ट्रेटर अपने अंडर में ले लेता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब वो सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटर के देख रेख में लक्षद्वीप पे काम होगा, या लक्षद्वीप के उन्नति के लिए, विकास के लिए काम किया जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट रहा, जिसके कारण लक्षद्वीप के लोग खासे नाराज हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। लक्षद्वीप में नियम पास किया गया, पारित किया गया, जिसके तहत इंडिया के जितने भी हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेस मेकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो लोग अब लक्षद्वीप में सस्ते कीमत पे प्लॉट को खरीद सकते हैं और रिसोर्ट बना सकते हैं, लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है, प्रफुल्ल पटेल जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, लोगों के जमीनों को सस्ते दाम में क्यों खरीदा जा रहा है, उनको घर से बेघर भी किया जा सकता है, ऐसा क्यों? तो उनका बयान है कि हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप में। तो पूछना चाहिए कि आपके मित्र, आपके साहब देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 7 साल से, हिंदुस्तान इतना बड़ा जमीन है, यहाँ पे क्या जमीन कम पड़ गया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कि अब आप लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं? हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी तो अभी तक बना नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप में स्मार्ट सिटी बनाना है। यहाँ से चीजों को समझिए, आप खुद ही समझदार हैं कि लक्षद्वीप के जमीन को सस्ते दाम में बेच करके मोटा कमीशन उठाया जाए और कमीशन पार्टी फंड में दिया जाए और लक्षद्वीप के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से बेघर किया जाए। कोई भी चैनल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो इस खबर को नहीं उठाएगा। साक्ष्य और प्रमाण के साथ मैं बातों को रख रहा हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुन लीजिए। गुजरात में अल्कोहल बैन है, बिहार में अल्कोहल बैन है, इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी अल्कोहल बैन है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल साहब वहां पे कार्यभार संभालते ही उन्होंने वहां पे लिकर को वायरल कर दिया कि आप कोई भी यहाँ पे लिकर का या वाइन शॉप खोल सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, वहां के जो लोग हैं लक्षद्वीप के, वो मलयालम समुदाय के हैं और केरला तमिलनाडु लोगों से प्रभावित हैं और उनकी जो कल्चर है वो उनसे मिलता जुलता है। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि
वो लोग बीफ खाते हैं। अब इन्होंने वहाँ पे बीफ बैन करवा दिया। अब उनके कल्चर में बीफ खाना और इन्होंने बीफ बैन करवा दिया, है ना। और पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ पे मुसलमान बीफ खाता है, इस पर तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही को माना गया बीफ के क्षेत्र में भी। तो ये चौथा सबसे बड़ा सवाल था। तो हमने 4 मेन पहलुओं के बारे में आपको रूबरू कराया। और 5वां सबसे अहम इम्पोर्टेंट था कि लक्षद्वीप आइलैंड में बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन उसको अब क्या बोलते हैं, डिमोलिश किया जा रहा है। उसको अब उसके बीच में हस्तक्षेप किया जा रहा है। 2020 के पहले वहाँ पे IAS और IPS को अपॉइंट किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। नीति कहता है कि होना भी चाहिए, लेकिन अब ऐसा है नहीं। वहाँ पे सीधे किसी पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। तो पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्या हमारे देश में IAS और IPS की कमी है? और 5वां सबसे अहम पॉइंट ये भी सुन लीजिए कि लक्षद्वीप में अब एक नया नियम पारित कर दिया गया कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है पंचायती राज सिस्टम के। तो ये नियम कानून तो बहुत अच्छा है, काश ये इंडिया में भी बन जाए कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। तो यकीन मानिए कि बीजेपी के 90 सांसद ऐसे हैं, फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होंगे। तो हिंदुस्तान के लिए ये नियम कानून है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का अभिन्न अंग लक्षद्वीप है, उसके लिए आपने नियम और कानून बना दिया, है ना। विचित्र बातें। तो ये जो 4-5 पॉइंट हमने आपको बताया, तो जो साहब के चमचे होंगे, जो साहब को जानते होंगे, मानते होंगे, और वो जरूर इस पर तर्क देंगे। लेकिन दावा के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनका जो एविडेंस होगा, उनका जो तर्क होगा, वो ठोस नहीं होगा। क्योंकि हमने जो भी फैक्ट के साथ रखा है, आप किसी सांसद के 7 साल से जो सांसद है, उसने 15 पेज का सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लिया मुंबई के होटल में। 25 पेज का सुसाइड नोट लिख करके। इस केस पर अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुआ। 90 घरों को वहाँ पे डिमोलिश करवा दिया गया दादरा नगर हवेली में प्रफुल्ल पटेल के देखरेख में। इस पर भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुआ। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लिख लीजिए कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अमित शाह के बाद प्रफुल्ल पटेल हिंदुस्तान के गृह मंत्री भी बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इनके करीबी रिश्ते हैं, अगर बीजेपी की सरकार 24 में आती है तो वो जरूर बन जाएंगे। लेकिन अब सोचना और समझना चाहिए हम तमाम लोगों को कि जो चीज अच्छा है वो है, लेकिन जहां पे लूपहॉल है, जहां पे कमियां हैं, तो प्रेस और मीडिया का ये काम है कि वो अच्छाई की चर्चा न करे। जहां कमियां हैं, सरकार को उसकी कमियों को गिनवाए, ताकि सरकार उन कमियों पे काम करके उसे सुदृढ़ करे। अगर यहाँ से हम बैठ करके सरकार की आलोचना न करें, सरकार के प्रवक्ता बन के सरकार के किए हुए अच्छे काम को गिनवाएं, तो पूछना चाहिए कि सरकार अपने देश में मिनिस्ट्री एंड फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्माण कर रखे, जिसके देख रेख में दूरदर्शन आता है। तो दूरदर्शन के पत्रकार क्या करेंगे? आपने दूरदर्शन के किसी भी एपिसोड में देखा है, किसी भी प्रोग्राम में, कि वहां पे सरकार की आलोचना हो रही हो? क्यों? क्योंकि दूरदर्शन का काम ही यही है कि सरकार के नीतियों से लोगों को अवगत कराना, नए सरकार जो नीतियां लेकर आ रही है उससे फायदा किसको होगा, किस तरीके से होगा, इससे लोगों को अवेयर करना, सरकार के किए गए अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाना। तो वो काम तो अपना वो ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेस के लोग हैं, फोर्थ पिलर हैं, फ्रीडम की आज़ादी है, तो ये हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहाँ सरकार सही है वहाँ सरकार को कहिए कि बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन वो सही कहने के लिए उनके प्रवक्ता, उनके IT सेल के लोग, उनके चमचे, उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस काफ़ी हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि सरकार के लूप हॉल पे आप सवाल खड़ा करें, बिना किसी के साथ आप बायस हुए। आप अगर जो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप CPIM या वहाँ NCP के सांसद हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। और सबसे अहम बात ध्यान देने योग्य ये है
कि ये डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, और ये डेमोक्रेसी का ही असर है कि हम इतनी आसानी के साथ, इतनी तसल्ली के साथ बैठ करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो शुक्र है कि अब तक ये है कायम, लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरीके से चीज़ों को हस्तक्षेप किया जाएगा, ठीक है। और सबसे अहम, माफ़ करिएगा मैं भूल गया था एक और पॉइंट बताना, 7वां पॉइंट। और वहाँ पे क्या हुआ है कि पहले क्या था कि लोगों पे केस होता था, केस फाइल होता था, पुलिस न्यायालय में लेकर जाती थी, फिर न्यायालय फैसला सुनाता था, फिर लोगों को जेल होता था। वहाँ पे अब इसको भी हटा दिया गया है, पुलिस को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में लेकर आया गया है। मतलब न्यायालय पर से ही एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर के पार्टियों को भरोसा खत्म हो चुका है। इसीलिए एक नया रूल बनाया गया, गुंडा एक्ट वहाँ पे बनाया गया, जिसमें पुलिस जब चाहे तब आपको दबोच सकती है। तो पुलिस आपको कैसे दबोचेगी? जब आप वहाँ पे सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो अब ये सोचिए कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, तो जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम होता है कि समाज में शांति और सौहार्द को स्थापित करना। अगर कोई कुछ बोले और किसी नेता के कहने पे अगर आप आज उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान के सल्तनत पे, दिल्ली के कुर्सी पे हमेशा बैठे रहिएगा। लेकिन आप जिस तरीके का नियम कानून बना रहे हैं, आज न कल आपका सूर्य अस्त होगा, नए लोग आएंगे तख्त-ओ-ताज पे, और फिर वो लोग भी यही फायदा उठाएंगे। तो कभी भी एक संवैधानिक देश के राजनेता का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखे, और अपने निजी फायदे के लिए इस तरीके की नीतियों को, इस तरीके के कार्यकारिणी को चुनौती ना दे और उसको लेकर के ना आए, जिससे आने वाले समय में इसको तो फायदा हो, लेकिन आने वाले समय में जो और पार्टी तख्त-ओ-ताज पे बैठेंगी, कोई और पार्टी पावर में आएगी, तो उसे भी फायदा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें करप्शन को और बढ़ाता जा रहा है। तो एट द एंड अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ब्यूरोक्रेसी को, या ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, वो साफ साफ दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप जितना रहेगा ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट का, उतना ही करप्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आज की इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने कोशिश और उम्मीद किया कि लक्षद्वीप में जो कुछ भी घटनाएं घटी, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने लेकर के मैं आऊँ, और मैंने आज काफ़ी इसका बाकायदा इस पर रिसर्च करवा करके प्रिंट आउट मंगवाया था, ताकि कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट रह न जाए। धन्यवाद।